वाई AIMIM? मतलब आपने सडनली इतना बड़ा स्विच लिया, तो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है जो पिछले 60 साल से हैदराबाद में कोई इलेक्शन हारी नहीं है। अगर एक पार्टी एक सिटी के अंदर इतनी साल से अगर काम कर रही है तो जरूर उसके पीछे कुछ वजह होगी जो लोग उसको बार बार चुन के लेके आ रहे हैं। अभी सर आप रैली कर रहे हैं, आप रोड शोज कर रहे हैं, सो हाउ इज द रिस्पॉन्स, हाउ इज द एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल टुवर्ड्स AIMIM? देखिए AIMIM से ज़्यादा मैं आपको कहूँगा कि यहाँ के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। सर व्हाट अबाउट योर मैनिफेस्टो, हाउ डू यू थिंक कि आप अगर लोग आपको चुनते हैं तो आप ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, हाउ डू यू थिंक कि आप इसको ठीक करेंगे? कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे लोगों को पीने का पानी का सुविधा करके देना है, हमको यहाँ पे शौचालय बना के देना है। मोदी जी कहते तो हैं कि घर घर शौचालय, कहना और करना अलग होता है। अगर मुंबई में नहीं है तो आप सोचिए गांव खेड़ों में क्या हालत हो रही होगी। आज गांव के अंदर क्या हालत हो रही है जब मुंबई में ये हालत है। What is your take on women safety? Where is it standing right now? Women is very much unsafe here. There is no proper CCTV cameras here. Need to provide CCTV cameras. What is that one experience which came to you and it really touched your heart and it is something which you will definitely work on? आई वुड से कि कोली लोगों की हालत बहुत बुरी है। मेरा एक कनेक्ट भी है उनके साथ में। कोली समाज जो यहाँ पे है वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है और मुझे लगता है कि ये चुनाव जीत के मुझे उनके लिए बहुत कुछ करना है। अभी आपका प्लान क्या है टुवर्ड्स वर्सोवा? व्हाट डू यू सी कि कहाँ पे वर्सोवा किस चीज़ों में लैक कर रहा है? देखिए मेरा मानना इसमें थोड़ा अलग है कि गवर्नमेंट्स तो सारी काम करती है, कम करती है कुछ ज़्यादा करती है। AIMIM के बारे में एक और चीज़ बोली जाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम ओरिएंटेड पार्टी है, तो आपका उस पर क्या स्टैंड है? देखिए AIMIM इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उस संविधान को फॉलो करते हुए हम अपनी पार्टी चलाते हैं। देयर इज ऑल्सो सेइंग कि AIMIM इज अ बीटिंग। नाउ दिस बीटिंग वाला फ्रेज इज वेरी फेमस, तो उस चीज़ को लेके आप क्या बोलेंगे? Hi sir, welcome to the show. It's a pleasure to have you. And first question what I want to ask you is कि आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं जितना जानता हूँ आप CCL भी खेलते हैं, which is Celebrity Cricket League. You are a Marathi film producer. You are into farming as well. You are also running an NGO. You are also running an Urdu school and college. So you are doing multiple things since many years. तो अभी आपने क्या सोचा कि आपको फुल टाइम प्रोफेशन जैसे पॉलिटिक्स है जिसमें फुल टाइम डेडिकेटेड देना पड़ता है कि आपको उसका एक पार्ट होना चाहिए? Thank you, Aman, for calling me on your show. And it's almost around 12:30 midnight now. Yeah, And we should mention that. I'm running door to door for my elections, and it's the peak time for my elections now. Last 3 days, 20th is the voting day, and today is 16th. I must thank you for calling me for the show. आपने जो मुझे पूछा कि इतने मल्टीपल कैप्स कैसे पहन के रखे हो आप, राइट, और उसमें से भी आप कैसे वक्त निकाल लेते हो पॉलिटिक्स के लिए। देखिए मेरे लिए पॉलिटिक्स एक लाइफस्टाइल जैसी है। जैसे मैं बाकी की सारी चीज़ों को करता हूँ मैं वैसे ही पॉलिटिक्स भी करता हूँ। मैंने 2009 में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था और मैं बचपन से ही ये सुनते आया हूँ। जैसे बड़ा हुआ तभी मुझे समझ में आया कि लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स अच्छे लोगों का काम नहीं है। तो ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। बोले कि वो कीचड़ है, दलदल है, उसमें ही जाके सब आखिर में पॉलिटिशियंस वैसे ही होते हैं, कोई अच्छे नहीं होते हैं। तो मुझे ये बात थोड़ी सी लगी थी कि ऐसी क्या बात है पॉलिटिक्स में कि लोग गंदे ही होते हैं, अच्छे होते ही नहीं। ऐसे लोगों की धारणा क्यों बनी हुई है? ये जो मिसकंसेप्ट है या कंसेप्ट जो भी इसको कह लें हम, इसे चेंज करना चाहिए। और ये चेंज कैसे होगा? जब तक इसमें अच्छे लोग नहीं जाएंगे, समाज के अच्छे लोग इसमें नहीं जाएंगे, तो ये चेंज नहीं होगा। तो मैंने ये सोचा कि हम कहाँ से ढूंढ के लाएंगे अच्छे लोगों को? क्यों ना हम ही उतर जाएं इस कीचड़ को साफ करने के लिए। लोग ही डिसीजन ले ले कि हम अच्छे हैं कि बुरे। तो 2009 से मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उस वक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से मैं स्टार्ट किया हूँ अपना पॉलिटिकल करियर।
और 2009 और 2014 का मैंने एमएलए का इलेक्शंस भी लड़ा एमएनएस से। एंड उसके बाद में हमारे कांग्रेस के एमपी अभी जो स्वर्गवासी हो गए हैं गुरदास कामत जी, जी। उन्होंने मुझे कहा कि रईस देख, तेरी जगह कांग्रेस में है, तू एमएनएस में जितना करना था कर लिया, एक अपना नाम बना लिया है, तुझे अभी कांग्रेस में आ जाना चाहिए। मुझे उनकी बात सही लगी, इतने अनुभवी लीडर है वो, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए मुझे। मैंने उनकी बात सुनी। 2015 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस के अंदर मैं 10 साल काम किया मैं। और आज मैं जो ये चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, ये एक हैदराबाद बेस्ड पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसके ऑल इंडिया के सदर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो यही मेरा सफ़र रहा अभी तक का। और पॉलिटिक्स एक फुल टाइम जॉब है ये, इसको आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते हैं घर बैठ के, मेहनत का काम है। और इसी दौरान 2009 के अंदर पॉलिटिक्स में काम करते करते मैंने अनेक लोगों से जुड़ना शुरू हुआ मैं। वैसे मेरा एनजीओ 2006 से चालू है, लेकिन वो भी ज़्यादा रफ्तार पकड़ा तब से जब से मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। तो इसी दौरान काम करते करते लोगों से जुड़ते रहे, हम सोशल वर्क करते रहे। और मैंने इस वर्सोवा के अंदर लगभग 10 से 12 हज़ार मेरी राखी की बहनें हैं, जिनके साथ में हर साल रक्षाबंधन मनाता हूँ। वो मुझे राखी बांधने आती है और हम एक अच्छे से त्यौहार का हम आनंद लेते हैं एक साथ में। यही मेरा अभी तक पॉलिटिकल सफ़र रहा है। अभी आप वर्सोवा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अभी आपका प्लान क्या है टुवर्ड्स वर्सोवा? व्हाट डू यू सी कि कहाँ पे वर्सोवा किस चीज़ों में लैक कर रहा है, और कहाँ आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो सकता था बट प्रीवियस जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने वो काम अप टू द मार्क नहीं किया, और आपको लगता है कि आप वो चीज़ फुलफ़िल कर सकते हैं? देखिए, मेरा मानना इसमें थोड़ा अलग है कि गवर्नमेंट्स तो सारी काम करती है, कम करती है, कुछ ज़्यादा करती है। बट जब इलेक्शंस आते हैं तो लोग पॉलिटिकल पार्टी के पीछे भागते हैं। कोई कमल के पीछे जाता है, तो कोई पंजे के पीछे जाता है, तो कोई धनुष बाण के पीछे जाता है। लेकिन ये भूल जाते हैं वो कि हमारे बीच में 5 साल ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी। हमारे बीच में अगर कोई रहेगा तो उस पार्टी से चुना हुआ सदस्य हमारे बीच में रहेगा। जिसकी हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो कैसा है? सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आफ्टर 5 years पीपल से कि अरे हमने गलत आदमी का चयन कर लिया, बट इट वॉज योर चॉइस। जिस तरीके से अभी अंधेरी के अंदर, वर्सोवा के अंदर लोग कह रहे हैं कि अरे एमएलए 10 साल से कुछ काम नहीं की, बट यू हैव वोटेड बीजेपी ना, एंड बीजेपी हैव प्रोवाइडेड यू दिस कैंडिडेट। सो आई वुड से टू द ऑडियंस कि अगर आप जब भी किसी कैंडिडेट, किसी भी इलेक्शंस के अंदर आप वोटिंग करो, तो आप सबसे पहले पार्टी के साथ साथ आप कौन से कैंडिडेट को वोट कर रहे हो, और वो कैंडिडेट का क्या विज़न है आपके लिए, कि वो आपकी ज़िंदगी में क्या सुधार लाने वाला है आने वाले दिनों में। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको मार्क्स देना चाहिए जब भी आप इलेक्शंस के अंदर वोट करने जाओ। तो बट वाई AIMIM? मतलब आपने सडनली इतना बड़ा स्विच लिया, तो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है जो पिछले 60 साल से हैदराबाद में कोई इलेक्शंस हारी नहीं है। अगर एक पार्टी एक सिटी के अंदर इतनी साल से अगर काम कर रही है तो ज़रूर उसके पीछे कुछ वजह होगी जो लोग उसको बार बार चुन के लेके आ रहे हैं। और यही कोशिश मैंने की जानने के लिए। मुझे पता चला कि उनका एक हैदराबाद का एक मॉडल है। हैदराबाद मॉडल ये कहता है कि वो नर्सरी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। डिग्री कॉलेजेस के अंदर भी उनको सपोर्ट करते हैं एजुकेशन में। उसके बाद सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो ये एजुकेशन फील्ड से हो गया कि वो एक बच्चा जब पैदा होता है और जब तक वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर लेता, तब तक वो पार्टी उसके साथ खड़ी रहती है। हेल्थ के अंदर वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उनकी 2 बड़ी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे, एक 300 बेड है, एक 280 बेड, ऐसे 2 बड़ी हॉस्पिटल्स हैं। उसमें आप कोई भी बीमारी का इलाज कराइए, वो आपको 500 के नीचे ही उसका कॉस्ट आएगा, उसके ऊपर कॉस्ट आता ही नहीं उसका। तो आज की इस महंगाई के ज़माने के अंदर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी
अपनी जनता के साथ में इतना बेहतरीन रिलेशनशिप मेंटेन की हुई है, उसके बाद में उनका अपना खुद का बैंक है, उनके अपने खुद के न्यूज़पेपर हैं। तो जो एक बॉन्डिंग जो होनी चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ में, उसकी पब्लिक की जो जनता की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी बॉन्डिंग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने फॉलोअर्स के साथ में नहीं की है। तो ये एक वजह है कि मुझे लगा कि ये जो पार्टी है और उसके जो लीडर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ये जो लीडरशिप है इनके अंदर भी एक अलग क्वालिटी है। ये जो बात करते हैं बैरिस्टर ओवैसी साहब, उसके अंदर एक तथ्य होता है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ अ बैरिस्टर। तो वो बात को एक तरीके से पुटअप करते हैं एंड एवरीथिंग Right. इज अबाउट हाउ यू पुटअप। कोई भी चीज़ को अगर आप पुटअप तरीके से करोगे तो लोगों की समझ में आती है कि ये जो बंदा बोलना चाह रहा है क्या बोलना चाह रहा है। एंड ही इज़ फियरलेस पर्सन। So you liked him more or you liked the ideology of the party? सी इट इज़ बेसिकली बोथ द थिंग्स कि मैं चाहता हूँ कि ऐसे एक फियरलेस लीडर के साथ काम करें जो बेबाकी से अपनी बात रखें और वो खाली बोलता ही नहीं है, वो प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहा है लोगों को। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मुझे और कहीं दिख नहीं रहा है। बाकी अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लीजिए, आज शिवसेना मुंबई के अंदर इतनी सालों से है, बट ऐसा कोई मॉडल उनके पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि हैदराबाद का जो मॉडल है मुझे मुंबई में लाना चाहिए और इसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए आने वाले दिनों में। तो ये एक मेरा मेन फोकस भी है कि मुझे हैदराबाद मॉडल को मुंबई में इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, मिस्टर ओवैसी डेफिनेटली ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशनल लीडर एंड हिज पर्सनालिटी इज सच कि वो जब कुछ बोलते हैं तो वो वर्ड्स डेफिनेटली मासेस तक पहुंचते हैं। बहुत बार उनके चीज़ें हमेशा फैक्चुअल होती है, वो हमेशा उसके पीछे रीजनिंग भी अच्छी देते हैं। बट देर इज़ ऑल्सो अ सेइंग कि AIMIM इज़ अ बी टीम। नाउ दिस बी टीम वाला फ्रेज इज़ वेरी फेमस। तो उस चीज़ को लेके आप क्या बोलेंगे कि देखिए मैं उनको, तो सॉरी टू कट यू, बट वो उनको बोला जाता है कि ये वोट काटने के लिए उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा देखिए मैं इसके ऊपर एक ही चीज़ कह सकता हूँ आपको कि 2014 के बाद से, जब से बीजेपी की सरकार इस देश में आई है, उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू का टैग दिया, क्योंकि ये एक मीडिया का बनाया हुआ जाल था जिसके अंदर राहुल गांधी फंस गए थे और मीडिया ने उनको पप्पू के तौर पे उसको प्रमोट किया। पर बट यही मिस्टेक्स तो उन्होंने भी की थी। बट यही पप्पू 2024 में अपने आप को साबित किया कि आपने जो मेरे को ब्रांडिंग दी थी उसके लिए आपने एक बहुत बड़ा प्रमोशन किया था, उसके लिए आपने बहुत बड़े पैसे खर्च किए थे एंड उसने साबित कर दिया कि ये पप्पू नहीं है, ये वाकई में लोगों का चाहने वाला लीडर है वो। तो ऐसे लीडर को जब आप पप्पू का टैग देते हो तो ये एक फ्रेमिंग होती है और द सेम फ्रेमिंग द सेक्युलर पार्टीज आर डूइंग फॉर AIMIM। मजलिस के लिए ये जो सेक्युलर पार्टीज हैं ये हमें बीजेपी की बी टीम कहती है, क्योंकि इनको पता है कि इस हिंदुस्तान के अंदर अगर MIM पूरे ज़ोरों से आ जाएगी तो इनका जो सेक्युलर नकाब है ये खुल जाएगा। इसके लिए ये हमें बढ़ने नहीं देना चाहते हैं और हमें बी टीम का टैग देना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा आपको सवाल पूछूंगा जी। कि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव चालू है, उद्धव ठाकरे एक मराठी पार्टी से आते हैं, शिंदे एक मराठी पार्टी से आते हैं, राज ठाकरे भी एक मराठी पार्टी से आते हैं। तो अब कौन सी ए टीम है और कौन सी बी टीम है मुझे बताइए आप। महाराष्ट्र में तो सर फिलहाल डिसाइड करना ही मुश्किल है कि कौन सा लीडर कौन सी पार्टी में। पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड विद दैट। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप फ्रेमिंग मत कीजिए, राइट। आप प्रूफ कीजिए। आप प्रूफ तो कुछ कर नहीं रहे हैं, आप खाली फ्रेमिंग ही कर रहे हैं हमको। एंड उसके लिए भी इस चुनाव के अंदर हमने बड़ी जिम्मेदारी से काम किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 16 सीटों पे ही चुनाव लड़ रहे हैं हम। तो अब इस चुनाव में आपको कहीं पे भी बी टीम का शोर सुनने को नहीं आ रहा है और आएगा भी नहीं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी से हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। AIMIM के बारे में एक और चीज़ बोली जाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम ओरिएंटेड पार्टी है, बट
ओवैसी साहब कभी ये नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि वी आर डूइंग इट फॉर एवरीवन, वी आर नॉट वन साइडेड। बट देर इज़ ऑलवेज अ चैंट कि अगर सामने वाले हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप भी एक रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो आपका उस पर क्या स्टैंड है? देखिए, AIMIM इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान को फॉलो करते हुए हम अपनी पार्टी चलाते हैं, तो उसमें तो कुछ गलत है ही नहीं, क्योंकि संविधान ही हमें कहता है और संविधान को ही फॉलो करके हम हर वो काम करते हैं, हर वो बात बोलते हैं, उसके दायरे में रह के ही हम करते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब होता है। अभी सर आप रैली कर रहे हैं, आप रोड शोज कर रहे हैं, सो हाउ इज़ द रिस्पॉन्स, हाउ इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल टुवर्ड्स AIMIM? देखिए, AIMIM से ज़्यादा मैं आपको कहूँगा कि यहाँ के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। पिछले 25 साल से इस वर्सोवा का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। 3 बार यहाँ पे कांग्रेस का MLA था और अभी 2014 और 2019 में यहाँ पे बीजेपी का MLA है। ये 25 साल यहाँ पे कोई भी किस्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कह दूँ कि 25 साल पहले यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चरल ब्रिज पास हुआ था, यारी रोड से लेके लोखंडवाला। लेकिन ये 25 साल यहाँ पे सिर्फ हर इलेक्शन में नारियल ही फोड़े गए हैं। उस वक्त नारियल की कीमत 3 रुपये थी, आज 30 रुपये हो गए, फ़र्क इतना ही हुआ है। इससे ज़्यादा लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ है। बस आते हैं, मंत्री आते हैं, आमदार आते हैं, नारियल फोड़ते हैं और चले जाते हैं। तो आप सोचिए कि एक इंफ्रास्ट्रक्चरल इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है जो पास हुआ जिसको कि सैंक्शन भी नहीं करना है आपको, ऑलरेडी सैंक्शनड प्रोजेक्ट है वो, फिर भी वो काम हो नहीं रहा है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख देयर इज कंपल्शन अ हॉस्पिटल, देयर इज कंपल्शन अ स्कूल, देयर इज कंपल्शन अ फायर ब्रिगेड, देयर इज कंपल्शन अ मार्केट एंड मैनी अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर। बट ये चारों चीज़ में से आज वर्सोवा की पॉपुलेशन हमारी 5 लाख की पॉपुलेशन है। यहाँ पे ना एक गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है, ना ही कोई यहाँ पे फायर ब्रिगेड है, ना ही कोई मार्केट है और ना ही कोई रेप्यूटेड गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल्स हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ के लोग किस तरीके से जी रहे हैं। स्लम्स के अंदर यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पानी नहीं मिलता लोगों को, शौचालय नहीं है, बद से बदतर हालत है स्लम्स के अंदर। तो मुझे कहने को भी शर्म आ रही है आपके इस चैनल के ऊपर कि हम लोग मुंबई शहर में रहते हैं, आधुनिक शहर है हिंदुस्तान का ये, हिंदुस्तान की धड़कनें यहीं से चलती है। आज हमारे इस मुंबई शहर के अंदर, इस वर्सोवा के अंदर, के वेस्ट वार्ड के अंदर माल न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट है। माल न्यूट्रिशन रियली? रियल इट्स अ फैक्ट आई एम टेलिंग यू। ऑन BMC record there are around 1400 malnutrition children here. ओह, दैट्स रियली शॉकिंग। तो अगर आज ये हमारे स्लम्स के अंदर बच्चों की हालत है, तो आप सोचिए कि हमारी कल की जनरेशन कैसी होगी। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। तो हम जैसे लोग अगर नहीं आएंगे बाहर काम करने के लिए, तो आने वाली जनरेशन्स का क्या होगा। आज आप देखिए यहाँ पे पूरे वर्सोवा के अंदर सबसे बड़ा एक और सब्जेक्ट है, वो है हॉकर्स का। राइट। हर गली गली नुक्कड़ के ऊपर हॉकर्स ने अपने अपने, बट वो भी क्या करें, उनको भी आमदनी चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, खाने के लिए कोई पैसे चाहिए। गवर्नमेंट्स मार्केट्स नहीं बनाती यहाँ पे, उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स करें कि उनको मार्केट में हम प्लेस कर देवे, कोई अरेंजमेंट्स नहीं है। सो व्हाट अबाउट योर मैनिफेस्टो, व्हाट, हाउ डू यू थिंक कि आप अगर अगर लोग आपको चुनते हैं तो आप ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, हाउ डू यू थिंक कि आप इसको देखिए, ठीक मैं करेंगे? अगर मगर पे नहीं जाता हूँ, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ
इस बार यहाँ की जनता ने अपना मन बना लिया है और वो रईस लश्करिया को यहाँ से 164 वर्सोवा विधानसभा से चुनने जा रही है। जिस तरीके से मैं लोगों के बीच में घूम रहा हूँ, उनकी जो नाराज़गी है सरकार को लेके, यहाँ के आमदार को लेके, भयंकर नाराज़गी है। और इससे मुझे ये विश्वास हो रहा है कि यहाँ पे बदलाव होने वाला है। बदलाव की आंधी इस वर्सोवा में चल रही है। आपको आने वाले 23 तारीख को ये बदलाव दिख जाएगा इस वर्सोवा के अंदर जो होने जा रहा है। और जो मैंने आपको बात कही वही मेरा मैनिफेस्टो है to improve all these things. कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे लोगों को पीने का पानी का सुविधा करके देना है। हमको यहाँ पे शौचालय बना के देना है। मोदी जी कहते तो हैं कि घर घर शौचालय, कहना और करना अलग होता है। अगर मुंबई में नहीं है तो आप सोचिए गांव खेड़ों में क्या हालत हो रही होगी। हाँ, आज गांव के अंदर क्या हालत हो रही है जब मुंबई में ये हालत है। 50 घर के बीच में एक शौचालय है, वो भी गंदा है। तो बहुत नाराज़गी है लोगों के अंदर। तो मुझे पानी की व्यवस्था करा के देनी है, शौचालयों की है, सड़क की है, मुझे हॉस्पिटल्स बना के देने हैं। यहाँ पे लोगों को ऐसा एक व्यवस्था बना के देना है कि उनकी कितनी भी, भले वो कैसी भी रिपोर्ट्स हो उनकी, वो 500 रुपये के अंदर ही होनी चाहिए, उसके ऊपर होना नहीं चाहिए वो। क्योंकि एक गरीब इंसान के लिए 500 रुपये भी मायने रखता है। पर आज आप सोनोग्राफी कराने जाओ तो 3-4 हज़ार की हो जाती है, MRI रिपोर्ट कराओ तो वो 14-15 हज़ार की हो जाती है। और ये सब आपको प्राइवेट में ही करना होता है, गवर्नमेंट में फैसिलिटीज़ भी कम है और होती भी हैं तो फंक्शनल नहीं होती। तो अनेक समस्याएं हैं यहाँ पे लोगों को। आज वर्सोवा के अंदर डिलीवरी हॉस्पिटल नहीं है, आप सोचिए ना, कितनी शर्म की बात है। एक डिलीवरी हॉस्पिटल नहीं, सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। तो आप प्राइवेट को प्रमोट करोगे तो गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो यही मेरा मैनिफेस्टो है कि इस वर्सोवा के अंदर हर वो चीज़ की सुविधा लेके आए जो इसको ज़रूरत है। आज जब मैं वर्सोवा कोलीवाड़ा में घूमता हूँ, मैं वहाँ के लोगों में तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। वहाँ की महिलाओं के पास रोज़गार नहीं है, उनका एक ही रोज़गार है, समुंदर से मच्छी पकड़ना और बेचना। वही उनका काम है, वही उनकी खेती है या फार्मिंग है, जो भी बोले जाए। समुंदर के अंदर इतनी गंदगी हो रखी है कि मच्छियाँ समुंदर तक नहीं आती है, उसको कोई साफ़ नहीं करता है। सारा जो हमारा सीवरेज होता है वहीं छोड़ देते हैं ये लोग, उस वजह से पूरा केमिकल समुंदर के अंदर भरा हुआ है, मच्छियाँ नहीं आती है। हमारा ब्रिज का काम चालू है, जो वर्ली सीलिंग का एक्सटेंशन है उसका काम चालू है, उस वजह से समुंदर में मच्छियाँ नहीं है तो बहुत आगे जाके होती है। 900 बोटें वहाँ पे पड़ी हुई है, चलती है मुश्किल से 50-60 बोट, क्योंकि डीजल का रेट इतना महंगा हो गया कि उनको वो परवड़ता नहीं है। उनके पास एक आइस फैक्ट्री है, उसकी हालत ख़राब है, जहाँ पे वो स्टोरेज करते हैं या आइस निकालते हैं जहाँ से वो। एक इतनी बढ़िया हमारे पास बीच है कि क्यों नहीं हम उस बीच को बेहतरीन बीच बना लें, जहाँ पे हम टूरिस्ट को इनवाइट कर सकें, वाटर स्पोर्ट्स चालू कर सकें। और हमारे ये जो कोली समाज के लोग हैं, इनके लिए हम वहाँ पे स्टॉल्स लगा दें। उनके खाने फेमस हैं, कोली फूड इज़ फेमस, कोली मसालेज आर फेमस। राइट। तो उनको भी तो हम ज़िंदगी में चांस दें आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। आई वुड से कि कोलीज आर द भूमिपुत्र ऑफ मुंबई, दे आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस सिटी, बट उनको भी एकदम अनदेखा कर दी इस मुंबई सिटी ने। तो मेरा ये भी मैनिफेस्टो है कि कोली समाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी में भी बदलाव आए, और जो मैंने आपसे कहा उन सब चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट आना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे हाई फाई एरियाज़ जो लोखंड वाले के हैं, वहाँ पे हमारे इनसिक्योरिटी बहुत है, वुमेन अनसेफ्टी इज़ देयर। Yeah, I was going to ask you this. What is your take on women safety? Where is it standing right now? Absolutely. Women is very much unsafe here. There is no proper CCTV cameras here. Need to provide CCTV cameras. आज हमारी एक भी फुटपाथ क्लियर नहीं है चलने के लिए, हॉकर्स भरे हुए हैं उसके अंदर। अगर कुछ चलना चाहे तो उनको रोड पे ही चलना पड़ता है, फुटपाथ ही नहीं है हमारे पास। आज हमारे एल्डर्स जो बिल्डिंग्स में रहते हैं उनकी सेफ्टी नहीं है। आज वर्षों में कोई फायर ब्रिगेड नहीं है। अभी एक लोखंड वाला में आग लग गई थी तो फायर ब्रिगेड को आते आते 2 घंटे लग गए। हम ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं और कोई यहाँ पे बोलने वाला नहीं, इसके ऊपर कोई बात करने वाला नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था को सुधारना, यही मेरा मैनिफेस्टो है।
वर्सोवा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इसमें हर तबके के लोग हैं, जैसे आपने बोला कोली लोग हैं, प्रिविलेज्ड लोग भी हैं, अंडर प्रिविलेज्ड भी हैं और मिडिल क्लास भी है। तो इट्स अ वेरी टफ कॉन्स्टिट्यूंसी टू हैंडल बिकॉज आपको सबको केटर करना है। तो हाउ आर यू प्लानिंग टू टेक अप दिस चैलेंज? अभी एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि लोखंड वाला मार्केट, आई थिंक इट्स द वर्ल्ड फेमस मार्केट। Yeah. पूरी दुनिया के अंदर लोखंड वाला मार्केट का तो नाम है ही है, जी बिल्कुल। बट उस लोखंड वाला मार्केट के अंदर क्या फैसिलिटीज़ है मुझे बताइए। एक शॉपकीपर अगर जाता है, ना ही तो उसके पास पार्किंग की कोई फैसिलिटी है, ना ही उसके पास कोई शौचालय है वहाँ पे, कि इंसान अगर शॉपिंग हो गई है इन बिटवीन कोई एल्डरली पर्सन चला जाए या और कुछ हो जाए, तो एक फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ पे कि एक रेस्ट रूम हो, जाके इंसान वहाँ पे फ्रेश हो जाए, रेस्ट कर ले थोड़ा सा। ऐसी कोई एम्यूनिटीज़ नहीं है। तो ये भी एक आमदार की जिम्मेदारी होती है कि इसको, इस मार्केट को किस तरीके से हम रिस्टोर करें, क्योंकि जिस तरीके से मॉल्स आ रहे हैं तो ये मार्केट की शाइन जा रही है, क्योंकि लोगों को आज आदत लग गई है कि हम जाएं मॉल में, कार पार्क करें, अपनी शॉपिंग करें, कार लें और चले जाएं। तो इट Right. इज़ अ फैसिलिटी, बट व्हाट फैसिलिटी वी आर गिविंग टू दिस लोखंड वाला मार्केट। Right. अगेन दिस इज़ माई मैनिफेस्टो कि एक हैप्पी शॉपिंग डे अगर कोई करना चाहे तो कैसे करे, नहीं कर सकता है। लोखंड वाला इज़ रियली टफ नाउ। Yeah, it is. देयर इज़ नो पार्किंग जोन, देयर इज़ नो रेस्ट रूम्स ओवर देयर, कोई शौचालय का प्रबंध नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों के अंदर बदलाव आना ज़रूरी है। हम एआई के ज़माने में आ गए हैं, Right. आज भी बेसिक चीज़ों के लिए हम लड़ रहे हैं मुंबई शहर में। दिस आर माई मैनिफेस्टोज। What is that one experience अभी जब आप रैली कर रहे हैं, जब आप घूम रहे हैं, तो आपने देखा, व्हाट इज़ दैट वन एक्सपीरियंस जो आपने, जैसे आपने मुझे बताया माल न्यूट्रिशन के बारे में, व्हाट इज़ दैट वन एक्सपीरियंस व्हिच केम टू यू एंड इट रियली टच्ड योर हार्ट एंड इट इज़ समथिंग व्हिच यू विल डेफिनेटली वर्क ऑन? आई वुड से कि कोली लोगों की हालत बहुत बुरी है और मेरा एक कनेक्ट भी है उनके साथ में। कोली समाज जो यहाँ पे है वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है और मुझे लगता है कि ये चुनाव जीत के मुझे उनके लिए बहुत कुछ करना है। उनकी समस्याएं बहुत अनेक हैं। आप हैरान हो जाओगे ये सुन के कि जितना बड़ा कोली समाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है, वहाँ पे एक भी घर लीगल नहीं है, सब कुछ इल्लीगल है वहाँ पे। जितना भी डेवलपमेंट वहाँ पे आ रहा है पूरा इल्लीगल है वो। नॉट इवन वन हाउस? Not even a one house. Whatever the construction of buildings are also coming over there is illegal. तो वो एक मुझे लगता है कि उनके लिए उस कोली का जो वो एक गढ़ है जो उधर, मुझे लगता है कि उसको रिस्टोर करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, उसको ब्यूटीफाई करना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाली जनरेशन्स को हम बता सकें कि कोली लोग या कोली लोग जो मुंबई के जो पहले सिटीजन्स हैं वो इस यहाँ पे रहते थे और जिस तरीके से हम हेरिटेज कैसे करते हैं उस तरीके से उसको हेरिटेज का दर्जा मिलके उसको रिस्टोर करना चाहिए। मुझे आपसे बात करके एक चीज़ अच्छी लगी कि आपने कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं की कि मैं, वो आजकल टर्म चला है ना, फ्री की रेवड़ी दे दो, जी जी। वो मुझे ये अच्छा लगा कि आपने हर चीज़ में ये मेंशन किया कि दैट यू विश टू डू दिस या फॉर द पीपल। तो ये इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई थिंक definitely people will get a lot of insights and whatever good you are planning to do for the people. Just once again I would just like to thank you for coming on the show. थैंक यू अमन, थैंक यू सो Thank you मच। so much.